डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ का ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं जिसमें हमने पेरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम सबसे पहला टॉपिक अंडरस्टैंड करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? तो किसी भी एटम की जो रेडियस है उसे हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है? किसी भी एटम की जो रेडियस है उसे हम कहते हैं एटम की रेडियस, यानी कि एटॉमिक रेडियस। ठीक है, यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है इसके अकॉर्डिंग क्या कहा है कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है इसके सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट जो सेल है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे यहाँ पर एटॉमिक रेडियस। ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है ना, सेंटर से यहाँ तक आउटर सेल तक, ये है एटॉमिक रेडियस। अब जो एटॉमिक रेडियस है वो ऐसे ही निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एटम है हमें पता है कि वो फ्री स्टेट में नहीं रहता है। जब एटम ही फ्री स्टेट में ना रहे तो उसकी रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं? बट एटम फ्री स्टेट में ना रहता हो भले ही, बट मॉलिक्यूल तो रह सकता है ना। तो हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स है इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसका जब हम हाफ निकालते हैं तो ये हाफ हमारी हो जाएगी एटॉमिक रेडियस। ये इतनी जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो हो जाएगी हमारी एटॉमिक रेडियस। अब ये जो एटॉमिक रेडियस है इसको भी हम टू टाइप से निकाल सकते हैं। एक होती है वंडरवाल रेडियस और दूसरी होती है कोवलेंट रेडियस। तो क्या है ये देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स लिए हैं, एक ये मॉलिक्यूल है और दूसरा ये मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल ए है, ये बी है सपोज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए मॉलिक्यूल के अंदर एक्स एंड वाई करके दो एटम्स है। अगर ये एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी इनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी उसको हम अगर निकालें और उसका हाफ निकाल दें तो ये क्या हो जाएगी हमारे लिए? ये हो जाएगी कोवलेंट रेडियस। क्या हो जाएगी ये हमारे लिए? कोवलेंट रेडियस। इसके अलावा दोनों न्यूक्लियस के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसे कहा है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा? एक्स वाई क्या है? ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, और इसका अगर हम हाफ कर दें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी कोवलेंट रेडियस। अब अगर यहाँ पर ये जो एटम्स लिए हमने ये अलग अलग मॉलिक्यूल के हो, ये इसको हमने ए मॉलिक्यूल माना था और इसको बी, तो ये जो है दोनों ही एटम्स अब यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल के हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस का हाफ अगर हम निकालें तो ये हो जाएगी हमारे लिए वंडरवाल रेडियस। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एक्स डैश यानी कि ये वाला एटम और वाई यानी कि ये, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये दोनों ही एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ किया है यहाँ पर, है ना। इसका जो हाफ है वो कहलाता है वंडरवाल रेडियस। कोवलेंट और वंडरवाल रेडियस में डिफरेंस क्या है? तो जो हम कोवलेंट रेडियस निकालते हैं वो एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच निकालते हैं, जबकि वंडरवाल रेडियस में हम क्या करते हैं? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के जो एडजेसेंट एटम्स है, एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी जो एटम्स है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका हम हाफ निकालते हैं और उसे कहते हैं हम वंडरवाल रेडियस। तो ये थे हमारे कोवलेंट और वंडरवाल रेडियस। अब हम आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। किसी भी एटम की जो साइज़ है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर है यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज। सपोज हमारे पास ये एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जितने ज़्यादा प्लस चार्ज होंगे, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, उतना ही जो न्यूक्लियस है इसका पावर अधिक होगा। जितना इसका पावर अधिक होगा ये ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको उतने अच्छे से अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा, और जिससे कि क्या होगा, जो एटम है इसका जो साइज़ है वो सिकुड़ जाएगा। साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, जैसे ये इस टाइप से। ठीक है, तो ये है यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स।
सपोज हमारे पास ये एक एटम है, ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर अभी कितने 2 ऑर्बिट है ओनली। मैं यहाँ पर ये 3rd ऑर्बिट बना देती हूँ, ये 4th ऑर्बिट यहाँ पर बना देती हूँ। तो अगर इस टाइप से यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं तो साइज़ क्या होगा, जो साइज़ है किसी भी एटम का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होता है, आपको पता ही है कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे तो साइज़ भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है वो समझते हैं हम, फिर देखेंगे कि इसका एटम की साइज़ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज हमारे पास कोई एटम है ना, ये इसका सेंटर में न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है इसके पावर को ये जो बाहर के ऑर्बिटल्स है, ये अगर ऑर्बिट्स इस टाइप से बढ़ते जाते हैं, यानी कि ऑर्बिट का नंबर अगर बढ़ता जाता है तो ये न्यूक्लियस का जो पावर है इसको बाहर नहीं आने देते। यानी कि जितने ज़्यादा यहाँ पर ऑर्बिट्स बढ़ेंगे उतना ही यहाँ पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि सपोज यहाँ पर जो है कवर करने की कैपेसिटी है एक तरह से, कि न्यूक्लियस को ये कवर कर लेते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है। एक बल्ब लिया हमने, यहाँ पर लाइटिंग कर रहा है ये, यानी कि ऑन है अभी। इसके चारों ओर मैंने एक कपड़ा लपेट दिया तो बाहर क्या होगा, लाइट थोड़ा कम आएगा, है ना। और इसके ऊपर एक और मैंने अगर कपड़ा लपेट दिया तो फिर और लाइट यहाँ पर कम आएगा। और इस टाइप से मैं बहुत सारे अगर कपड़े लपेटती जाऊँ तो क्या होगा, जो बल्ब है उसका जो लाइट का पावर है वो बाहर तक नहीं आ पाएगा ठीक से, ठीक है। यानी कि ये बल्ब जो है, आप इसको न्यूक्लियस मान लो। जितने ज़्यादा यहाँ पर कपड़े को आप मान लो ऑर्बिट, जितने ज़्यादा कपड़े की लेयर्स यहाँ पर आती जाएगी, जितने ज़्यादा ऑर्बिट्स यहाँ पर बनते जाएंगे उतना ही लाइट कम होता जाएगा, यानी कि उतना न्यूक्लियस का पावर कम होता जाएगा। और इसे ही हम कहेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी कि जो न्यूक्लियस का पावर है उसको कवर कर लेते हैं ये ऑर्बिट्स, और इसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, एटम का जो साइज़ है वो उतना ही अधिक होगा, ठीक है, उतना ही अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है इसका पावर बाहर के इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहरी ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है इन तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगा, और नहीं पहुंचेगा तो ये एटम का जो न्यूक्लियस है उससे ठीक से अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, और जो साइज़ है वो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो ये था स्क्रीनिंग इफेक्ट। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट है आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आयनिक रेडियाई। अभी हमने देखा था एटॉमिक रेडियस, अब देख रहे हैं हम आयनिक रेडियाई। तो किसी भी आयन की जो रेडियाई है, किसी भी आयन की जो रेडियाई है उसे हम कहेंगे आयनिक रेडियाई, ठीक है। सपोज यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक सोडियम का ये एटम है, ठीक है। सोडियम के एटम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो अब ये क्या बन गया, यहाँ पर सोडियम का आयन बन गया, ठीक है। अब सोडियम का ये जो आयन बना है यहाँ पर, इसकी जो भी रेडियस है वो क्या हो जाएगी, इसकी आयनिक रेडियाई, ठीक है, आयनिक रेडियाई हो जाएगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, इसलिए ये जो साइज़ है एटम का ये थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जो कैटायंस बनते हैं ना इनका साइज़ कम होता है। किसके कंपैरिजन में, जो एनायंस बनते हैं, यानी कि जो माइनस आयन वाले जो भी एटम्स बनते हैं उनके कंपैरिजन में। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन एटम से निकलता है तब बनता है। और एनायन कब बनता है, जैसे क्लोरीन का हम यहाँ पर एक एनायन ले तो क्लोरीन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन बाहर से ले लेता है, इसलिए इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए तो क्लोरीन के ऊपर हम माइनस चार्ज राइट करते हैं, लिखते हैं ना Cl माइनस चार्ज, है ना। यानी कि ये क्या है, क्लोरीन का एनायन है। तो ये थे एनायन और कैटायन। अब यहाँ पर हम आयनिक रेडियाई को समझ लेते हैं। जैसे हम किसी एटम की फ्री स्टेट में एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते, वैसे ही हम किसी भी एटम की आयनिक रेडियस भी नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि आयन जो है वो भी फ्री स्टेट में एटम को प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
ऐसे मॉलिक्यूल्स लेते हैं जो दूसरे टाइप के आयन से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है और दूसरा ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है वो क्या है, केटायन है, और ये जो साइज में थोड़ा बड़ा है ये क्या है, एनायन है। अब हमें अगर केटायन की रेडियस निकालनी है तो क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका यहाँ से हम हाफ कर दें तो ये हो जाएगा हमारे लिए केटायन की रेडियस। और ऐसे इस साइड वाला ये जो पार्ट है, यहाँ से इतना इतना पार्ट, ये हो जाएगा हमारे लिए एनायन की रेडियस, ठीक है। जो एनायन है वो साइज़ में बड़ा है, इसलिए उसकी जो रेडियस है ये बड़ी रहेगी। केटायन साइज में छोटा होता है, इसलिए इसकी रेडियस थोड़ी छोटी रहेगी। तो इस टाइप से हम किसी भी केटायन या एनायन की रेडियस निकाल सकते हैं और इसी को हम कहते हैं आयनिक रेडियस। नेक्स्ट है यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। क्या होती है देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पर एक सोडियम का एटम ले रखा है, जी लिखा है यहाँ पर, यानी कि ये जो एटम है वो गैसियस स्टेट में है। जब कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में होगा तभी उसका एक एटम ले पाना पॉसिबल होगा, ठीक है। तभी उसका हम एक एटम ले सकते हैं यहाँ पर। और वैसे तो एटम को प्राप्त करना ही पॉसिबल नहीं है, वो हमेशा किसी न किसी दूसरे एटम के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। तो ये जो एटम है इसको हमें आयन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, Na प्लस में चेंज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर ये दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये जो सोडियम का एटम है इसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगी, ये एनर्जी ही होती है क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि किसी भी एटम को किसी आयन में चेंज करने में जो भी एनर्जी हमें लगती है उसे हम कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, जैसा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ऐसे ही उसी टाइप से होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट ये जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। कैसे, यहाँ पर हमने एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया है, एक्स कोई सा भी ये एक टाइप का एटम है, ठीक है। कोई सा भी एलिमेंट का एक एटम है एक्स यहाँ पर, इसको सपोज हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी कि यहाँ पर हमने ये जो एटम था उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड करवाते हैं तो इसमें से जो एनर्जी है वो लिबरेट होती है, यानी कि जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि किसी एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जो भी एनर्जी रिलीज होती है, जो भी एनर्जी बाहर निकलती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की गेन एंथैल्पी, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एक्स जो है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और किस में चेंज हो जाएगा, x-1 में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर जो एनर्जी में चेंज हो रहा है वो क्या है, डेल एच है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, डेल एच। जो एंथैल्पी है उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी में जो चेंज होता है उसे डेल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है देखते। सपोज हमारे पास 2 एटम्स है, यहाँ पर एक फ्लोरीन का एटम ले लिया हमने और दूसरा हमने यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम लिया, ठीक है। ये दोनों ही एटम्स 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। यहाँ पर ये 1-1 इलेक्ट्रॉन की इन्होंने शेयरिंग कर ली, ठीक है। और एक यहाँ पर ये शेयरिंग के थ्रू एक बॉन्ड बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा हमेशा एक बॉन्ड बनता है, ये हमें याद रखना है। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, यानी कि दोनों एटम जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बना, इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, अगर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर फ्लोरीन अपने साइड अट्रैक्ट कर ले और जो हाइड्रोजन है वो ऐसे ही रह जाए, तब हम कहते हैं यहाँ पर कि ये जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है।
अब हमने यहाँ पर ये तो बोल दिया कि जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की, उसे ही हम कहेंगे यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लोरीन है इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, यानी कि यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो कर रहा है। ठीक है, अब इस टाइप से जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है? ये जो फ्लोरीन है इसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज डेवलप होता है, और जिसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर पार्शियली प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से प्लस नहीं है, पार्शियली है, यानी कि आधा अधूरा यहाँ पर प्लस चार्ज है, और जो फ्लोरीन है इसके ऊपर आधा अधूरा यहाँ पर माइनस चार्ज है। ठीक है, अब इस टाइप से जब इनके बीच में चार्जेस रहते हैं तो यहाँ पर फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन अगर देखें आप तो डेफिनेशन में क्या कहा है यहाँ पर? कैपेसिटी ऑफ एन एटम्स इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर है उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं इसे हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो फ्लोरीन है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसके ग्रुप में। और अगर देखें पीरियोडिक टेबल में भी, तो पीरियोडिक टेबल में भी फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो फ्लोरीन है वो साइज़ में छोटा होता है और इसका जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी पावरफुल होता है साइज़ में छोटा होने के कारण, यानी इसके अंदर जो प्रोटॉन्स है वो अधिक अमाउंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वैलेंसी किसी भी एलिमेंट के हेड मान सकते हो आप। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप कार्बन है तो ये 4 हाइड्रोजन्स को अपनी ओर ऐसे बांध के रख सकता है, यानी कि 4 हाइड्रोजन को ऐसे पकड़ के रख सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन है उसके कितने हाथ हैं? यहाँ पर 4 हाथ है। ठीक है, यानी कि किसी भी एटम की वैलेंसी क्या है? तो वो कितने हाइड्रोजन एटम्स को अपने से बांध के रख सकता है या कितने अदर एटम्स को अपने से बांध के रख सकता है, वह उसकी होती है वैलेंसी। ठीक है, जो कार्बन है इसी के वैलेंसी 4 होती है, सबसे अधिक वैलेंसी इसी की होती है, कार्बन की ही। इससे 4 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। अब वैलेंसी को हम दूसरे टाइप से भी निकाल सकते हैं। दूसरे अगर डेफिनेशन देखें तो क्या कहा जाता है कि किसी भी एटम के लास्ट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम वैलेंसी बोलते हैं, बट ये केवल 4 तक ही पॉसिबल है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई एटम है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो वैलेंसी रहेगी वो 1 रहेगी, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में तो वैलेंसी 1 हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3 हो जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में तो वैलेंसी 4 हो जाएगी। बट अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो फिर वैलेंसी 5 कभी भी नहीं होगी। वैलेंसी क्या होगी फिर? 8 - 5, यानी कि 5 से हमें क्या करना पड़ता है? 4 से ऊपर जो भी एटम्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऑर्बिट में, उसके लिए हमें कैसे वैलेंसी निकालनी है? तो 8 - 5 करके। 5 है अगर यहाँ पर तो क्या करेंगे? 8 - 5, यानी कि यहाँ पर वैलेंसी 3 हो जाएगी। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 6, यानी कि यहाँ पर वैलेंसी 2 हो जाएगी। 7 है लास्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे? 8 - 7, यानी कि यहाँ पर जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 8, यानी कि वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। तो इस टाइप से हम वैलेंसी निकालते हैं। फिर से देखते हैं कैसे निकालते हैं। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वह उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। बट ऐसा कब तक पॉसिबल है, केवल 4 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तक। जैसे जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखें तो क्या होता है 6, यानी इसकी मैं स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो किस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और सेकंड वाले में 4, ये होगा टोटल 6। तो अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट ऑर्बिट है इसका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, यानी कि इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई यहाँ पर 4, ठीक है। इसलिए कार्बन जो है वो हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है। अब इससे पहले अगर हम बोरॉन की देखें, सपोज हमारे पास एक बोरॉन का एटम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है 5 होता है ना। यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्बिट हम बनाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में कितने आ जाएंगे यहाँ पर 3, यानी कि इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी 3, यानी कि बोरॉन जो है वो 3 हाइड्रोजन से अटैच रह सकता है, ठीक है। ऐसे अगर ऑक्सीजन की देखें हम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8। फर्स्ट ऑर्बिट अगर हम यहाँ पर बनाइए, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में कितने बचे अब हमारे पास, सेकेंड वाले में हमारे पास 6 बचे, है ना। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 6 हो जाएगी क्या, नहीं, फिर क्या होगी 8 - 6 करके हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या रहेगी 2 रहेगी इसकी वैलेंसी। तो इस टाइप से हमें वैलेंसी निकालना आना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैलेंसी का, और इसी के थ्रू हम आगे केमिस्ट्री में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको ठीक से बना पाते हैं और आगे के क्वेश्चन इसी के द्वारा हम सॉल्व कर पाते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।